गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक बीए पार्ट सेकंड के ज्योग्राफी के पेपर सेकंड आर्थिक एवं संसाधन भूगोल से संबंधित है। आज हम कहवा एवं चाय के स्थानिक वितरण, उत्पादन एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बात करेंगे। कहवा या जो कॉफ़ी है, इसका पौधा सबसे पहले अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित अबिसिनिया, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, इथोपिया कहा जाता है, वहाँ के पठारी भाग के अंदर जंगली रूप में उगते हुए पाया गया था और वहाँ के निवासी थे वो इसका उपयोग करते थे। फिर वहाँ से अरब व्यापारी थे, उन्होंने उन कहवा के जो बीज है उनको लाकर अरब के जो भी दक्षिणी पश्चिम के अंदर जो यमन प्रदेश है, वहाँ का जो एक विशेष क्षेत्र है मोचा या मोका, उन क्षेत्रों में ये पौधे लगाए थे। वहाँ पे इसका अच्छा विस्तार हुआ। तो धीरे धीरे ये क्या हुआ, अरब गणराज्य वाले क्षेत्रों के अंदर फैल गया। फिर वहाँ से ये यूरोपीय देशों के अंदर फैल गया और इस तरीके से धीरे धीरे पूरे विश्व के अंदर इसका प्रसार हो गया था। कहवा के यदि हम महत्व की बात करें तो ये क्या है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में होता है और विषुवत रेखा के दोनों ओर के जो भी उष्णकटिबंधीय भाग है उन दोनों भागों में ये सुगमता से पैदा किया जाता है। कहवा का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, उसका बीज। इसके जो बीज होते हैं उनको ही हम क्या करते हैं, धूप में सुखा देते हैं, फिर उनको भूनकर पीस लेते हैं और यही बाजार के अंदर कहवा के रूप में या कॉफ़ी के रूप में बिकता है। अमेरिका, रूस, यूरोप और आज के टाइम में तो पूरे विश्व के अंदर ये क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेय पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। कहवा के प्रकार की बात करें तो कहवा की काफ़ी किस्में होती है, लेकिन उनके अंदर कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं, जैसे कि कॉफ़िया अरेबिका। लगभग पूरे विश्व के अंदर 75% क्या मिलता है, कॉफ़िया अरेबिका किस्में मिलती है। इसके अलावा कॉफ़िया रोबस्टा, जिसको हम कांगो कहवा भी कहते हैं, कॉफ़िया लिब्रिका। इसके अलावा पार्चमेंट कहवा, चेरी या देसी कहवा। इस तरीके से कहवे की कई किस्में होती हैं। कहवा के विकास के लिए भौगोलिक दशाएं कैसी हो, तो कहवा के लिए यदि हम तापमान की बात करें तो हमें पता है कि ये उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली फसल है, तो इसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो लगभग 15 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान क्या होता है, इसके लिए अच्छा माना जाता है। और कहवा की जो फसल है वो बहुत अधिक तेज़ धूप सहन नहीं कर सकती, इसलिए जहाँ पर यदि हम कहवा पैदा कर रहे हैं उसके आसपास क्या होना चाहिए, छायादार वृक्ष होने चाहिए, जैसे कि केला, सिनकोना, रबर इत्यादि के वृक्ष लगाए जाने चाहिए। पाला क्या होता है, कहवा की फसल के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। बारिश की बात करें तो लगभग 150 से लेकर 210 सेंटीमीटर तक की जो बारिश है वो इसके लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर दोमट मिट्टी या जो लावा से बनी हुई मिट्टी होती है वो इसके लिए काफ़ी उपयुक्त होती है, क्योंकि उस मिट्टी में क्या होते हैं, लोहे के अंश होते हैं ना, तो इस कारण से वो उपयुक्त होती है। मानवीय श्रम, तो ये जो भी पौधे हैं इनको रोपने में, स्थानांतरित करने में, फलों को तोड़ने में, सुखाने में, पिसने में, तो इन सब चीज़ों में क्या होते हैं, श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसलिए कैसे श्रमिक होने चाहिए, सस्ते श्रमिक होने चाहिए। इसके अलावा परिवहन के साधनों का विकास हो, भूमि की जो बनावट है, सरकारी नीतियां हैं, टेक्नोलॉजी है, ये सब चीज़ें भी कहवा की कृषि को प्रभावित करती है। कहवा का उत्पादन की यदि हम बात करें तो इसके 3 क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक दक्षिणी और मध्यवर्ती अमेरिका वाला भाग, एक ये जो मध्यवर्ती अफ्रीका का भाग है वो, और दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया वाला भाग। ये कहवा या कॉफ़ी की दृष्टि से क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। कहवा का स्थानिक वितरण यदि हम देखें तो स्थानिक वितरण इसके मुख्य रूप से 5 पेटी वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। मैक्सिको वाला क्षेत्र और पश्चिमी द्वीप समूह वाला क्षेत्र, इसके अलावा कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वेडोर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर कहवा काफ़ी मात्रा में होता है। ब्राज़ील का जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है वहाँ पर कहवे का अच्छा उत्पादन होता है। पश्चिमी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका के अंदर युगांडा से लेकर इथोपिया तक के क्षेत्र में
कहवे का अच्छा उत्पादन होता है। और जो पांचवा क्षेत्र वो है इंडोनेशिया के अंदर, जावा से लेकर सुमात्रा के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर। कहवा का यदि हम देशों की बात करें तो आप ये क्षेत्र देख सकते हैं। ये ब्राज़ील के अंदर कहवा उत्पादक क्षेत्र दिखा रखा है। जैसे कि कौन कौन से क्षेत्र हैं यहाँ पर, मुख्य रूप से आप यहाँ पे साओ पोलो जो क्षेत्र है ये कॉफ़ी की दृष्टि से क्या है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और ब्राज़ील में कॉफ़ी का बहुत अधिक विकास हुआ है। कहवा के जो साओ पोलो है यहाँ पर तो कहवा का उत्पादन बहुत ही अधिक वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है और फिर यहाँ से अन्य देशों के अंदर उसका निर्यात भी किया जाता है। इसके अलावा पराना, मिनास गेरास, एस्प्रिटो सेंटो वगैरह ये जो नगर है यहाँ पर भी कहवा का अच्छा विकास होता है। ब्राज़ील के अंदर जो कहवा का उत्पादन है वो बड़े बड़े जो फार्म हाउस होते हैं उनके अंदर किया जाता है, जिनको क्या कहा जाता है, कहवा के बागानों को वहाँ पर फेजेंडा। ये आपके छोटे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि फेजेंडा क्या है। तो ब्राज़ील में कहवा का उत्पादन बड़े बड़े फार्मों में किया जाता है। उन बड़े बड़े फार्मों को क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। इसके अलावा आप वियतनाम का कहवा उत्पादन क्षेत्र देखिए। इसके अलावा कोलंबिया का, यदि हम यहाँ पे कोलंबिया का कहवा उत्पादन क्षेत्र दे रखा है। इसके अलावा ये इंडोनेशिया का कहवा उत्पादन क्षेत्र दिया हुआ है। भारत के अंदर मुख्य रूप से कर्नाटक वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसके अंदर कहवा का उत्पादन किया जाता है। अफ्रीका के अंदर भी कहवा का काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है। ये इसके अफ्रीका के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र है कहवा उत्पादन के। ठीक है, अब कहवा का यदि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो दुनिया के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निर्यात किया जाता है। निर्यातक देशों के अंदर ब्राज़ील, कोलंबिया, मैक्सिको, अल सल्वाडोर, वेनेजुएला वगैरह इन देशों से बहुत अधिक मात्रा में निर्यात होता है। और आयातक देश कौन से हैं, तो अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप के जो देश है वो कहवा के मुख्य रूप से आयातक, क्योंकि कहवा कहाँ होता है, उष्णकटिबंधीय भागों में होता है ना मुख्य रूप से। इस कारण से जो अमेरिका, यूरोपीय देश जो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है वो इसके मुख्य रूप से आयातक देश में शामिल है। कहवा के बाद में अब हम बात करते हैं चाय की। चाय जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसका आदिम पौधा है और ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ये चीन की जो उच्च भूमि या हिंद चीन वाला क्षेत्र या भारत के जो वन्य क्षेत्र है इनके अंदर पैदा हुआ था। लेकिन मुख्य रूप से ये क्या है, उष्णकटिबंधीय भाग का पौधा है, लेकिन जलवायु दृष्टि से क्या है, निम्न अक्षांश वाले भाग है उनके अंदर ही ये पैदा होता है। कहवा की तरह चाय भी क्या है, विश्व का एक क्या है, महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। भारत के अंदर यदि हम चाय के पौधे के उत्पादन की बात करें तो अंग्रेजों ने 1834 के अंदर परीक्षण के रूप में इसका व्यापारिक पैमाने पर इसका काफ़ी यूज़ किया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो पहली बार उसी टाइम शुरू किया था, उससे पहले भी भारत के राज्यों के अंदर चाय, जैसे आसाम है वहाँ पर चाय का अच्छा उत्पादन होता था, लेकिन वो जंगली अवस्था के अंदर होता था, उनको प्रॉपर टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं पता थी। उसके बाद में इसका क्या हुआ था, प्रॉपर तरीके से इसका उत्पादन होना शुरू हुआ था और आसाम की जो चाय आज के समय में आपको पता है कि पूरे विश्व के अंदर अपनी क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध है। चाय के यदि हम प्रकार की बात करें तो बहुत सारे इसके प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार होता है स्टिका चाय या ब्रिक टी। ये क्या होती है, सबसे मतलब निम्नतम स्तर की, निम्नतम किस्म की जो भी पत्तियां होती है उनके चूरों को या टहनियों वगैरह को, इन सबको काट कर, ठीक है, इससे बनाई जाती है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, गरीब लोगों का पेय कह सकते हैं। चाय की सेकंड किस्म होती है ग्रीन टी। ग्रीन टी में क्या करते हैं, जो भी चाय की पत्तियां वगैरह होती है उनको तोड़कर उनको तेज गर्मी के अंदर कुछ देर के लिए सुखाया जाता है, ठीक है, फिर उनको उन्हीं से हम क्या करते हैं, ग्रीन टी का उत्पादन करते हैं। ग्रीन टी मुख्य रूप से जापान या चीन का जो फॉर्मोसा आइलैंड है, वियतनाम है, इन क्षेत्रों की ग्रीन टी काफ़ी फेमस है। ब्लैक टी कैसे बनती है,
तो काली चाय है, उसमें भी क्या किया जाता है, पहले पत्तियों को तोड़ा जाता है, धूप में सुखाया जाता है, उन पर पानी वगैरह के छींटे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इन सबको उनका फर्मेंटेशन वगैरह करके काली चाय का तैयार किया जाता है। चाय की भौगोलिक दशाओं की बात करें तो चाय ये क्या है, उष्णकटिबंधीय पौधा है, तो टेम्परेचर क्या चाहिए होगा, ज़्यादा, लगभग 21 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। इसके अलावा चाय क्या एक छाया प्रिय पौधा होता है, जो हल्की हल्की जो भी छाया होती है उसके अंदर ये बहुत तेज गति से बढ़ता है। यदि हम चाय के लिए वर्षा की बात करें तो ये भी क्या है, जलप्रिय पौधा होता है। लगभग जहाँ पर 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है उन क्षेत्रों के अंदर चाय की फसलें की जाती है। और जो चाय की पत्ती वगैरह है इनको वर्ष के अंदर 4-5 बार तोड़ना होता है। मिट्टी की यदि हम बात करें तो चाय के लिए गहरी लेकिन हल्की साधारण बलुई मिट्टी क्या होती है, उपयुक्त होती है, जिससे कि पानी क्या हो मिट्टी के अंदर अभिसिंचित हो जाए और जड़ों के अंदर गहराई तक प्रवेश कर जाए। धरातल की बात करें तो चाय के पौधे के लिए भी क्या होना चाहिए, पानी के निकास की सुविधा जरूर होनी चाहिए ताकि जड़ों के अंदर पानी बिल्कुल ना रुके। तो चाय के जो बागान होते हैं इसी कारण से क्या किया जाता है, पहाड़ी ढालों पर या ढालू वाली जो भी ज़मीन होती है उन एरियाज़ के अंदर लगाए जाते हैं। और इनकी जो भी झाड़ियां हैं उनको तेज़ धूप से बचाने के लिए और झाड़ियों के बीच में क्या किए जाते हैं, छायादार पेड़ लगाए जाते हैं ताकि वो क्या हो सके, अच्छे से पनप सके। मानवीय श्रम की बात करें तो चाय के जो बागान हैं उनमें पौधों को उगाने के लिए, पत्तियां तोड़ने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या होती है, बहुत अधिक मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। तो सस्ता मानवीय श्रम इसकी क्या है, बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। इसके अलावा अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, परिवहन की अच्छी सुविधाएं विकसित होनी चाहिए, आसपास के क्षेत्र में बाजार होना चाहिए, पूंजी उपलब्ध होना चाहिए। ये सब क्या है, चाय के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं। चाय के यदि हम उत्पादन की बात करें तो चाय की जो कृषि है हमारे देश भारत में काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। चाइना हमारे जो पड़ोसी देश है वहाँ पर अच्छी मात्रा में होती है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया के देश, अफ्रीकी देश, दक्षिणी अमेरिका के देश, इन देशों में भी चावल की अच्छी खासी खेती होती है। मुख्य उत्पादक देश कौन सा है, चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका, टर्की, ये मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। चावल के यदि हम स्थानिक वितरण की बात करें तो इसका मुख्य देश कौन सा है, चाइना है। यहीं से क्या किया गया था, जो चाय के बीज वगैरह थे उनको लाकर चाय की खेती अन्य देशों के अंदर की गई थी। चीन के जो लोग हैं वो बहुत प्राचीन समय से क्या कर रहे हैं, चाय की खेती कर रहे हैं। इनमें यांगत्से कियांग नदी वाला जो क्षेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत में यदि हम बात करें तो भारत में भी चाय की खेती मुख्य रूप से जो हिमालय वाला क्षेत्र है, आसाम हो गया, पश्चिम बंगाल वगैरह हो गया, इन क्षेत्रों में चावल की खेती खूब की जाती है। इसके अलावा उत्तर के अंदर उत्तराखंड का जो गढ़वाल, कुमायूं, चमोली वाला क्षेत्र है वहाँ पर, झारखंड के अंदर हजारीबाग, रांची का पठार का क्षेत्र, तमिलनाडु के अंदर अन्नामलाई, नीलगिरी, मदुरई, कोयम्बटूर वाला क्षेत्र, उत्तर पूर्व के अंदर मुख्य रूप से नदी घाटी का जो क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का क्षेत्र, इन एरियाज़ में चाय की खेती मुख्य रूप से होती है। कीनिया है, केन्या या कीनिया, ये भी चाय के निर्यात के मामले में क्या है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर एक बंदरगाह है मोम्बासा। मोम्बासा बंदरगाह चाय के निर्यात के लिए काफ़ी फेमस है। इसके अलावा श्रीलंका भी क्या करता है, चाय का बहुत अधिक मात्रा में, लगभग 60% यहाँ का यदि हम निर्यात देखें तो वो किसका होता है, चाय का ही होता है। यहाँ पर भी श्रीलंका में भी चाय का बागान का विकास किसने किया था, अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था। और इसी कारण से भारत का जो तमिलनाडु राज्य वगैरह है, यहाँ से बहुत सारे जो तमिल श्रमिक है उनको भारत से लाकर श्रीलंका के अंदर बसाया गया था। इसके अलावा इंडोनेशिया और जापान वगैरह ये सब भी क्या है, चावल के मुख्य उत्पादक देश है। चावल के यदि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो मुख्य रूप से निर्यातक देश कौन कौन से हैं,
भारत, श्रीलंका, चीन, केन्या, ये सब है। और यदि हम आयातक देशों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, पाकिस्तान, सोवियत संघ, ये सब चावल के मुख्य व्यापार के अंदर भूमिका निभाने वाले देश हैं। थैंक यू।